बात करते हैं 11 का वो टॉपिक जिसमें जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ना एक मिनट रुकें, पहले सुन लो करना क्या है। और भाई पढ़ना नहीं है क्या? आज का भी लेक्चर है, कल का भी है, आराम से कल आराम से लगाना, नारे कोई बात नहीं है। बात कर बस ये जो ये गजब का नारा है भाई, बताए थे। सुनिए ना, देखिए 11th की, सुनो भाई सुनो, हो गया भाई हो गया, ये जाएगा फिर लेक्चर, मतलब नहीं है। देखिए ऐसा है कि किसी भी जगह किसी भी एलिमेंट के एस्टिमेशन के लिए, एस्टिमेशन जो है यहां पर जो है किया गया है क्वांटिटी, किसी भी एलिमेंट की क्वांटिटी पता करने के लिए कुछ मेथड आंसर में लिखे हुए हैं। अब दिक्कत ये कि वो मेथड की काफी सारी जो है थ्योरी और उनके बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, तो किस तरह से हम लोग चीजों को जल्दी से कर सकते हैं वो हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। पहला एग्जांपल मैं करके बताऊंगा, उसके बाद बाकी के एग्जांपल आपसे कराऊंगा। पहले बात करें थोड़ी थ्योरी की। अब एक काम करें, इसको आप लिखें, मैं इसको वन बाय वन सुनाता हूँ, इसको आप लिखो, बेहतर होगा, आपको लिखना चाहिए ना। बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन की, बात करते हैं ना। यहाँ पे जो मेथड है उसका नाम है लिपिक्स मेथड, लिपस्टिक नहीं है ना। हेलोजन से लगाकर फास्फोरस तक, हेलोजन सल्फर फास्फोरस, उसके लिए जो मेथड है वो है कैरियस मेथड। कैरियस मेथड। नाइट्रोजन के लिए जो मेथड है वो दो है, एक तो है ज़ेरडाल मेथड, ज़ेरडाल मेथड, और आपका है ड्यूमास मेथड ना। यहां पर अब इसके अंदर खास बातें क्या हैं, तो एक काम करें, आप मेथड को लिखें कि इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। किसी गांव में लुगाई का जो हस्बैंड मर गया हो वैसे रो रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो? लिखो। ओहो, चलिए इधर, ऐसा ना करें, इधर इधर, मैं उसको लिखो लिखो तुम, चलो एक बार तो पहले तुम लिख लिया आप लोगों ने। किसी भी जगह देखो आंसर जो बातें हैं वो लिखी गई आंसर में, यहाँ पर इसका नाम उसने लिखा नहीं है, लेकिन एलन के मॉड्यूल में लिखा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है नाम लिख दिए, लेकिन ये नाम से अपन क्वेश्चन करने वाले है नहीं। अपन जो है तरीका मैं आपको सुना रहा हूँ। ये जो शुरुआत के, जो देखो शुरुआत के जो ये जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस, इसको हम लोग करने वाले हैं वो है यूनिटरी मेथड से। कौन से करने वाले हैं? यूनिटरी मेथड जो है अभी फिलहाल मैं करके बताऊंगा आपको। उसमें कहानी क्या होगी, फिलहाल जो है आपको जो है इसके अंदर इन सब के रेफरेंस मटेरियल दिए जाएंगे। इधर देखो आप लोग, रेफरेंस मटेरियल कार्बन का हो गया CO2, हाइड्रोजन का रेफरेंस मटेरियल हो गया पानी, सिल्वर का आपका, हाइड्रोजन का ये दे रखा होगा, सल्फर का ये और फास्फोरस का ये दे रखा होगा। 1 मोल
यहां पर इसका मास कितना होता है 44 ग्राम ना, इसका 18 ग्राम ना। ये मास आपको या तो मोलर मास आपको दिए जाएंगे, नहीं होगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सिल्वर का होता है 108, ब्रोमीन का होता है 80, तो ना इसका हो जाएगा आपका 188 ना। यहाँ पर इसका आपका आएगा 233, ये आपका होगा इसका मास, और इसका होगा 222, ये आपका इसका होता है मास। ये नहीं पता होगा कोई बात नहीं, फिलहाल जो है आपका पेपर में दिया जाएगा आपको। ये सबके मोलर मास जो है इन सबके रेफरेंस कंपाउंड के मैंने लिखे। अच्छा, बाई चांस लेट से अगर किसी का जो है मान लो आपका परसेंटेज नंबर आए माइनर टेस्ट में आए एक्स, मुझे निकालना हो परसेंटेज, तो मैं ऐसे हम ऐसे निकालते हैं 720 इंटू 100 करते हैं, यही तो करते हैं हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए। यही काम हमें यहाँ करना होता है। कैसे करना होता है कि एक्स मतलब हो गया यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का मास, अभी करेंगे एलिमेंट का मास, सैंपल का मास, सैंपल बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैंपल मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब आपका सैंपल यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर इसमें लेता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। कई बात तो है कि दिक्कत कई लोगों को आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हमने बोला सैंपल, ठीक है। उसका मास जो भी होगा वो दिया जाएगा पेपर के अंदर आपको, और 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तरीका जो होता है ये है आपका उस कंपाउंड का निकालने का परसेंटेज। अब ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, इसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा आपको, इसको एक बार लिखो आप लोग, पहला क्वेश्चन की राइटिंग लिखो आप लोग, उसके बाद मैं क्वेश्चन करके बताता हूं, बाकी के क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सबसे पहले तो है यहां पर 6 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनकी बात पहले करेंगे हम लोग। नाइट्रोजन के 2 मेथड है, जेलार्ड मेथड, ड्यूमास मेथड, इसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले इनको निपटाते हैं अपन। इन रेफरेंस कंपाउंड का क्या काम है तो अपन क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अभी तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखिए ना। ड्यूरिंग लिखे, ड्यूरिंग कैरियस मेथड ऑफ, ड्यूरिंग कैरियस मेथड ऑफ, ड्यूरिंग कैरियस मेथड ऑफ हेलोजन, कैरियस मेथड ऑफ हेलोजन 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड give 0.12 ग्राम organic compound give 0.12 ग्राम AgBr, full stop. Now find percentage of bromine, now find percentage of bromine। देखिए इधर पहला प्रश्न करके बताता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हमने बोला सैंपल, क्या बोला है सैंपल। इस सैंपल में आपको क्या है ब्रोमीन का निकालना परसेंटेज, आपको ये डाटा दे रखा है। इधर इधर आपको ये कई फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला वैसे तो फॉर्मूला इसको इसी को समझाने के लिए लिखा है मैंने। शुरुआत करते हैं, यूनिटरी मेथड, AgBr के 1 मोल में 1 मोल ब्रोमीन है। अरे हाँ है ना, ना AgBr का मास कितना होता है बोलना पड़ेगा आपको, 108 ग्राम। अरे हाँ है ना, 188, अरे हाँ है ना,
188 ग्राम। इसमें ब्रोमीन का मास कितना होगा? क्या 80 ग्राम होगा? इधर 188 ग्राम AgBr कंटेन 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन ना। अब यहां पर कितना मास दे रखा है AgBr का? तो ना यूनिट में लगाएंगे मेथड 0.12 ग्राम AgBr में इसका कितना मास होगा बताओ? हाँ 80 अपॉन 188 इंटू 0.18 ग्राम। ये क्या निकाला आपने? क्या निकाला आपने? ब्रोमीन का मास। तो इसी ब्रोमीन का मास को यहां रखेंगे। अरे हाँ है ना, ब्रोमीन का मास अपॉन सैंपल का मास इंटू 100 निकालना परसेंटेज। समझ में आ रहा है? क्या ये कोई रट्टा मारना है क्या? सिंपल सा यूनिटी मेथड दे रखा होगा, क्या कर पाएंगे? ये सैंपल का मास कितना दे रखा है? 0.12 0.15 क्या दे रखा है? आपको फाइनल कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको बस जो है यहाँ पे इसको जो है आपको यहाँ पर इसको वैल्यू को जो बस शो करना है कि यहाँ पे 0.15 है, यहाँ से वैल्यू यहाँ पे आपके निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन कर पाएंगे आप? लिख लो इसको। फाइनल कैलकुलेशन नहीं करनी, बस फॉर्मूले को सजाना है। हाँ एग्जाम में भी ऐसे करना है। वहां पे आएगी जलपरी आएगी, आपके गोले आपके वो आपके वही भरेगी। एक बच्चे के साथ एक जलपरी फ्री होगी वहां पर। बहुत ही बढ़िया। घर पे है जलपरी मेरे। तुम तो चाहते ही हो कि टीचर का तलाक हो जाए, बता देते हैं। मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए जो है तरस रहा हूं, तुम मेरे तलाक करवाने में जो है टूटे लगे हुए हो यहाँ पर। कैसी बातें कर रहा है भाई। चलिए आप सभी लोग लिखें, क्वेश्चन लिखें। आप लोग लिखें, क्वेश्चन लिखें। ऑन कंप्लीट कंबजन क्वेश्चन लिखें। आपको केवल फॉर्मूले को डेकोरेट करना है, फॉर्मूले फाइनल कैलकुलेशन नहीं करनी है। लिखिए क्वेश्चन ऑन कंप्लीट कंबजन, ऑन कंप्लीट कंबजन 0.246 0.246 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगेन बोल रहा हूं मैं, ऑन कंप्लीट कंबजन 0.246 gram of organic compound gave 0.198 gram of carbon dioxide, and 0.1014 0.1014 gram of water. Now find percentage of carbon and hydrogen. परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। पहला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही था। सारे क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। करिए इसको, फॉर्मूले में अरेंज करिए एक बार तो। हाँ शर्म नहीं आती तुम लोगों को? घर में क्या भाई बाप नहीं है क्या तुम्हारे?
नहीं हो रहा है, गुड नाइट टेक के अपनी हार स्वीकार कर ही लो। आज हो गया, आपसे हो गया दोस्त, हार गए। कि हार ही मान ली। इधर यहां पर दो कंपाउंड दे रखे हैं, CO2 और H2O। CO2 H2O, CO2 में कार्बन आता है, तो हम लोग कार्बन का निकाल सकते हैं परसेंटेज। देखते कैसे, CO2 के हम लगाते हैं यूनिटी मेथड कि 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन कितना होगा यहाँ पर, 12 ग्राम जो होगा यहाँ पर कार्बन होगा ना। CO2 का मास दे रखा है यहाँ पर 0.198 ग्राम, तो ना यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। हाँ, 12/12/44 इंटू 0.198। ये सब एंसरी डाटाज हैं। मैं आपको एक एडवाइस कर दूं, पेपर में 0.198 को क्या कर सकते हो, 0.2 नहीं कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ताकि कुछ आसान पड़ जाएगी। सुनना है पीछे वालों को ना। मैंने ये बोला है कि पेपर में कैलकुलेशन करते हुए आप 0.198 को आप 0.2 कर सकते हो ना। पहले तो बात करें, ये क्या निकाला आपने, कार्बन का मास। ये आगे नंबर आपने आ चुके, क्या निकाल सकते परसेंटेज। तो अगर कार्बन का बच्चों निकालना है परसेंटेज, तो ना यहाँ पे कार्बन यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका सैंपल आपका आ जाएगा, सैंपल यहाँ आपका आ जाएगा 100। सैंपल कितना है, अरे बताओ भाई, 0.246 ग्राम। अरे हाँ है ना, ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिया मैंने ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि क्वेश्चन जो है कितने आसानी से हो सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन निकालना है, उसके लिए रेफरेंस मटेरियल कौन है, पानी। क्या है, पानी। तो ना यह लिखा आपका H2O, यहां लिखा आपका H। पानी का मास कितना होता है एक मोल का, बोलना पड़ेगा आपको, 18। 18 ग्राम पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 ग्राम या फिर 2 ग्राम। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 ग्राम यहाँ पे। अरे हाँ है ना। ना अब यहाँ पर जो है इसके अंदर, यहाँ पर जो है इसके अंदर, यहाँ पर जो मास दे रखा है वो आपका है 0.1014 दे रखा है आपको। तो ये आपका 2/18 इंटू 0.1014 ग्राम आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का मास। अगर मुझे निकालना है यहाँ पे हाइड्रोजन का निकालना परसेंटेज, तो आपका हाइड्रोजन आपका आप आएगा यहाँ से, आपका ये यहाँ पे लिखोगे, नीचे लिखोगे सैंपल और इंटू कर दोगे 100 से। क्या यहाँ तक बात की हो रही है। सैंपल का मास कितना गिवन है, 0.246। क्या ये कोई फॉर्मूला रट्टा मारने है क्या, अगर आप फॉर्मूला रट्टा मारोगे तो इसमें क्या है, इतने एलिमेंट्स हैं, इतने सब एलिमेंट्स हैं, तो रट्टा ही इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे कि आप याद रख नहीं पाएंगे। ये हाथों हाथ क्वेश्चन में गर्मा गर्म तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सोल्व करो, लिखो आप लोग। तीसरा क्वेश्चन, इन एस्टिमेशन ऑफ इन एस्टिमेशन ऑफ इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर in estimation of sulfur 0.157 gram 0.157 gram of organic compound give 0.48 0.4813 gram of barium sulfate, 0.4813 gram barium sulfate. Now find percentage of sulfur। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है।
हो रहा है। बेरियम सल्फेट का मास था आपका 233 ग्राम। तो बेरियम सल्फेट का एक मोल मतलब 233 ग्राम में सल्फर का जो मास होगा वो होगा 32 ग्राम। तो यहां पर हम लोग जो है ऊपर जो है मास दे रखा 0.4813 ग्राम ना। यहां पर इसके अंदर कितना हो जाएगा 32/233.4813। अरे हाँ है ना। ये आपका जो है आ गया सल्फर का मास। सल्फर का मास आपका आ चुका है ना। सल्फर का निकालना है, परसेंटेज निकालना है आपको, तो जाहिर सी बात है यहां पर इसके अंदर आपने सल्फर का जो है मास जो आपका आया उसको यहां पे रखा और नीचे आपको लिखा सैंपल का मास। सैंपल कितना गिवन है आपको? हाँ बच्चों, यहां पे है 0.157 ग्राम। अरे हाँ है ना। अब क्या आपका ये आप एक मिनट रुको, समझ आपको इतना आया है? ये तो आंसर तो अपना आ जाएगा। अब कई लोग यहाँ पे वैज्ञानिक भी तो हैं, साइंटिस्ट भी तो हैं। कई लोग क्या करते हैं, सोचेंगे अच्छा ये सब कुछ डाटा वाटा सब कुछ है एनसीईआरटी का दे रखा है। कई लोग बोलेंगे सर वो आप हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में तो सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना सा और इतना सा कैसे वेरिएंट दे रहा है? ओ भाई इस रिएक्शन में बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पे जो है डाले जाते हैं। उसने सिंपल तरीके से लैंग्वेज दे रखी है। तो ज्यादा जो है वहां पर जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप करनी है कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है आपको? क्या क्वेश्चन कर पाएंगे? ठीक। हाँ और क्या, कई लोग जो है लगाएंगे सो इतना कम है और ये इतना ज्यादा कैसे दे सकता है? ऐसे क्या देख रहा है? अगला क्वेश्चन। ओहो, क्वेश्चन लिखें आप लोग, लिखें। ड्यूरिंग एस्टिमेट लिखो, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस 32.1 ग्राम 32.1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हंसो मत ना, हमने भूल जाएंगे डाटा तो पता चला इधर का उधर हो जाएगा। भुला दिया तुमने यार, मुझे इसी बात का डर था। ये याद करके आए हूं, भुला दिया इन लोगों ने। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस 32.1 ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओहो 32.1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 22.2 ग्राम 22.2 ग्राम Mg2P2O7 Mg2P2O7 Mg2P2O। सत्यानाश हो तुम्हारा। हम यहाँ पे याद कर रहे हैं खुद को जो है और तुम जो है बीच बीच में Mg2 चलो 22.2 ग्राम Mg2P2O7 लिखना है। देख क्या रहे हो, लिख रहा है। नाउ फाइंड परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। बात ना करें। हो गया। सॉल्व नहीं करना है, फॉर्मूला अरेंज करना है, फॉर्मूला को सजाना है। क्या कर पाएंगे हम? नहीं आ रहा, अपनी हाथ सीधा कर लो आज।
इस तरफ, पास में खड़ा कर उसको। भाई अब तो आ रहा है तुम्हें? हाँ खड़े हो जाओ पीछे। हाँ ना, बात करते हैं। इसका मास कितना लिखवाया था मैंने? 222। हाँ 222 ग्राम। इसमें इसके 1 मोल का मास इतना है, वो दिया जाएगा पेपर में ना। इसके 1 मोल मास में फॉस्फोरस के कितने मास होंगे? 2 मोल हैं, तो मोल तो 2 है, मास कितना हो जाएगा? फॉस्फोरस का मास कितना होता है? 31। अरे हाँ है ना, तो ना 2 इंटू 31 मतलब कितना हो गया? क्या ये हो गया आपका 62 ग्राम आपका आ चुका है ना। अब यहां पे आपको मास गिवन है आपका यहाँ पे 22.2, तो ना कितना आ जाएगा बताइए? तो यहाँ आपका जाएगा 62 अपॉन 222 इंटू, क्या ये आ जाएगा? ये आपका आ गया फॉस्फोरस का मास, और ये आपका जाएगा यहां पर सैंपल से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा। रट्टा मार रहे हो ना फॉर्मूला? क्या पेपर में कर लोगे? सब कुछ ये आसान है। ये क्वेश्चन, ये सारे, पहले बैठो, ये फॉस्फोरस का क्वेश्चन तो नहीं दे रखा है आंसर, लेकिन उसका मेथड दे रखा है पूरा उसने। मैंने क्वेश्चन जो ये दिया नया, अभी तक बच्चों जो आपने क्वेश्चन किए वो सारे के सारे थे एनसीईआरटी के, सारे जो डाटा थे सारे एनसीईआरटी के थे। क्या आपसे हो पा रहे हैं? क्या इसके लिए क्या नया फॉर्मूला में यहाँ पे लिखना पड़ेगा? नहीं, एक नया क्वेश्चन तो उसको आप लिखो, एक बार लिखें। लिखें, ड्यूरिंग कैरियस मेथड ऑफ हेलोजन, ड्यूरिंग कैरियस मेथड ऑफ हेलोजन, $50 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल, 50 ग्राम ऑफ organic sample give 0.25 gram of 0.25 gram of AgCl, AgCl, silver chloride. Now find percentage of chlorine. Now find percentage of chlorine. क्या ये फॉर्मूला चमका दिया आप लोगों ने? AgCl का मास कितना होता है? हाँ 108 प्लस 35.5 कितना हो गया? ये 143.5। ये हो गया मास, 1 मोल का मास। 1 मोल मास के अंदर क्लोरीन कितना है बच्चों? 35.5 है। तो यहां पर आपको जो मास कितना गिवन है इसका 0.25, तो ना ये कितना आ जाएगा 35.5 अपॉन 143.5 इंटू 0.25। ये आपका आ गया जो है पर ग्राम आपका आ चुका है क्लोरीन का मास। ये आपको यहाँ पे रखोगे, सैंपल कितना दे रखा है आपको? क्या 50 ग्राम दे रखा है? तो ना उसके बाद फिर सिंपल कैलकुलेशन बची। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इस तरह से हम निकालते हैं यहाँ पर। तो मैंने नए क्वेश्चन में दिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर लिए, नए क्वेश्चन भी कर लिए, तक यहाँ मामला बैठ गया अपना। अब बात करते हैं इधर, क्या यहाँ पे बात क्लियर हो रही है? क्या फॉर्मूला रट्टा मारना है क्या? नहीं, सिंपल यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पे बात क्लियर हो रही है ना? बात करते हैं इसके अंदर, अगले जो चर्चा करते हैं वो है जेडा। इधर देखो आप, अभी आपको लिखना नहीं है, आपको सुनना है। 2 मेथड की बात करेंगे। जेलडार मेथड को एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे तो उसमें इतना ज्यादा टिपिकल कर रखा है, फॉर्मूले और डायग्राम बना रखा है, उसने जहर मचा रखा है। क्या मचा रखा है? जहर।
मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उसके सारी कहानी, उससे सारा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आपने ये सुना होगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सुना है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि जितना एसिड के मोल जितने एसिड के इक्विवेलेंट होंगे उतने ही बेस के इक्विवेलेंट होंगे। सुन तो रखा है आपने? सिंपल से कहानी है, देखते हैं यहाँ पे क्या ज़ेल्डार मेथड में। अच्छा, ज़ेल्डार मेथड जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज पता करते हैं। एक पाउडर देंगे आपको लेबोरेटरी में, उस पाउडर में कितना नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज हमें निकालना होता है। तो इस मेथड में होता क्या है, इस पूरे मेथड का सार ये कि नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्मेट में बाहर निकालते हैं। कैसे बाहर निकालते हैं? अमोनिया के। नाइट्रोजन को किस तरह से बाहर निकालते हैं? रिएक्शन करवाएंगे, उसके अंदर रिएक्शन करवाने के बाद जितनी भी नाइट्रोजन होगी वो अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलेगी, इवॉल्व होगी। अब ये जो नाइट्रोजन बाहर निकलती है, ये उड़ जाती है, तो उसको पकड़कर फिर H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया जो है एक बेस है, H2SO4 जो है आपका एक एसिड है। तो जितनी अमोनिया निकलेगी उतना ही H2SO4 यहाँ पे काम आएगा। अरे हाँ, है ना? मान लेते हैं, इधर देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये आपका जो है यूज्ड H2SO4, मतलब ये आपका H2SO4 के मान लेते हैं हमने कहा x मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे काम आ गए, x मिली इक्विवेलेंट। तो अमोनिया के कितने इक्विवेलेंट होंगे बताओ? कितने होंगे? क्या यहाँ पे x ही होगा आपका? अच्छा, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बताइए? क्या x मिली होगा? क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? आपने मुझे बताओ कि यहाँ पर इधर बात, रुको रुको, आपने ज़ेल्डार मेथड में नाइट्रोजन को कैसे बाहर निकाला? कैसा होगा? अमोनिया से। अब अमोनिया को आपने किससे ट्रीट करवाया? जितना H2SO4 होगा उतना ही अमोनिया होगा, जितना अमोनिया होगा उतने नाइट्रोजन होगा। यहाँ पर सारी कहानी, तो ये एक लाइन में खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखते हैं कैसे। यहां पर x मिली इक्विवेलेंट समझ में आपको आ चुके हैं? क्या मिली इक्विवेलेंट को मैं सिंपल इक्विवेलेंट में समझ सकता, इसको निकाल सकता हूं? कैसे बताओ? x इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट। अरे हाँ, है ना? अच्छा, जितने इक्विवेलेंट है उतने ही मोल होंगे, और जितने मोल होते हैं हमें पता है, मोल अगर पता है तो क्या मास निकाल सकते हैं? मास निकालने का तरीका क्या होगा? W/N इंटू M। अरे हाँ, है ना? जितने इक्विवेलेंट है उतने ही मोल होंगे। अरे हाँ, है ना? अब मुझे उसी मोल से मुझे मास निकालना है, नाइट्रोजन का मास निकाल सकता हूं? ये तो आगे मोल आ चुके हैं, क्या मास निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं बताइए? क्या 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको मैं? ये आपका 14 आपका हो गया, ये मोल इक्विवेलेंट हो गए, मतलब ये मोल है। तो ना इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ना यहाँ पर x इंटू यहाँ पर पाएगा 3, ये आपका जाएगा ग्राम। ये ग्राम किसके आपका आ गए? किसके मास मिल गया आपको? नाइट्रोजन का मास मिल चुका है। तो ना सीधा आप यहाँ पे फॉर्मूला में लगाऊंगा, निकालना परसेंटेज, बस हो गया। ये इतना ही से करना है। समझ में आपको आता है? आपने क्या किया, आपको किसका दिया जाएगा यहाँ पर? H2SO का जो है यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट दिए जाएंगे। तो मिली इक्विवेलेंट दिए जाएंगे तो अमोनिया के उतने ही इक्विवेलेंट होंगे, नाइट्रोजन का भी उतने ही इक्विवेलेंट होगा। और यहां से हमने मिली इक्विवेलेंट से क्या किया, हमने क्या बनाया, ये बनाया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया मोल हो गया, और फिर मोल का हमने निकाला मास। समझ में आपको आ रहा है? क्या क्वेश्चन कर पाएंगे आप? इसको आप लोग लिखो, मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको निपटाओ आप लोग। देखना कई लोगों को हजम नहीं होगा। ऐसे कई लोग होंगे जिनकी मैडम ने ये बताया गया होगा कि बेटा आए तो जो है 56 याद कर लेना, हाँ, और उसी में जो है चल रहे हैं वो, उनको ये अभी हजम ही नहीं होगा। इतना जल्दी क्वेश्चन कैसे हो सकता है? देखना वो, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन जो है करके आते हैं और फिर निकालते हैं 56। हाँ, एनसीईआरटी में 56 इसलिए लिख रहे हो? हाँ, इसलिए तो क्वेश्चन में करूंगा अभी। तुमने लिखा नहीं दोस्त, लिखे हो? मेरी कसम खा रहे हो? देखिए क्वेश्चन आप लोग, बायो नहीं पढ़ सकते दोस्त,
बायो में जो है हमारी पंच लाइनें जो होगी ना वो कुछ अलग ही मतलब निकाल देगी, बताते हैं। जहर हो जाएगा, जहर, पुलिस पकड़ लेगी भाई। चलिए क्वेश्चन लिखें आप लोग। क्वेश्चन में दे रहा हूं एक, उसमें दो कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में आपको नाइट्रोजन का निकालना है परसेंटेज। क्वेश्चन लिखें आप लोग। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन by Zeldal method, by Zeldal method, by Zeldal method, the ammonia evolved, the ammonia evolved from 0.5 gram of organic compound, from 0.5 gram of organic compound neutralize into condition, neutralize into condition, neutralize into condition. Now find percentage, now find percentage of nitrogen, now find percentage of nitrogen in both condition. फर्स्ट कंडीशन लिखिए, फर्स्ट कंडीशन 10 ml of 10 ml of 1 normal N1N H2SO4, जिनको दिक्कत आती है लिखा है बोर्ड पर, 10 ml of 1 normal H2SO4, और दूसरी कंडीशन लिखी है मैंने 10 ml of 1 molar H2SO4। दोनों ही कंडीशन में जो है आप एनसीईआरटी ने एक ही दे रखा है, जो मैडम ने सिखाया वो तो यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ कई लोगों को लगता है कि मैडम से क्या दुश्मनी है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं भाई। क्या कह रहा है? अच्छा हाँ हाँ, यहाँ तो हमारे भरोसा नहीं है, ऊपर से तुम्हें वो चाहिए। पहले का, सेकंड का, बस सिखाया मैडम ने। अगेन क्या फॉर्मूला रट्टा मारना है यहाँ पर? नहीं, पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले के अंदर हमें पता है कि H2SO4 जो है यहाँ पर जितने मिली इक्विवेलेंट होंगे उतने ही नाइट्रोजन के मिली इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पर H2SO4 कितने दे रखे हैं आपको? हमने कहा N1 V1, यहाँ पर N जो दे रखा है 1 दे रखा है, और V1 जो दे रखा है दे रखा है 10, तो मतलब आ गया है 10 मिली इक्विवेलेंट, ये दे रखा है। तो इसके 10 है तो हमारे कितने होंगे? 10 होंगे। नाइट्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे। ये मिली इक्विवेलेंट आपका आ गए, ठीक है। अब इसके निकालने हैं इक्विवेलेंट, तो कितना आपका आएगा?
तो 10⁻³ इक्विवेलेंट आपको आ जाएंगे। ये आ गया मोल, मास निकालना है, क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 ये आपका आ जाएगा। इसमें क्या -2 कर दे सीधा, तो ये आपका आ जाएगा ग्राम आपका आ जाएगा। ये आ गया नाइट्रोजन का ग्राम आ चुका है। हमें निकालना है, यहाँ पे निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना है तो 9 ये पूरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। और सैंपल में कितना आपका आ जाएगा 0.5, तो 9 ये आपका आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 28 आपका आ जाएगा। अब ये पहला तो हो चुका है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो देखा है एनसीईआरटी के अंदर, नाउ H2SO4 वही तरीका है। अगर आपको ये लिखा है आपने ये यहां से, ये आपका यहां से निकालते हैं तो सारी कहानी बड़ी आसानी से हो जाती है। H2SO4 जो है यहाँ पर हमने यहाँ पे NH3 और यहाँ पे N। अब इस रिएक्शन में लिखा हुआ है मोलर, और वो वैलेंसी फैक्टर पता है आपको, इसका हमें निकालना है N1 निकालना है, तो ना 2 इंटू हम कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ 1 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा। ये 2 क्यों लिखा हमने, वैलेंसी फैक्टर है भाई, सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर 20 मिली इक्विवेलेंट, यहाँ पे इसका कितना आएगा 20, नाइट्रोजन कितना आपका आएगा 20 मिली इक्विवेलेंट, टोली 20, यहाँ पे आपका 20 आपका आ चुका है। यहाँ पे इसको हम करेंगे तो -3 के बाद यहाँ पर हमने क्या किया 14 से मल्टीप्लाई किया, पूरा यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पर ये आएगा -3, ये आपका जाएगा ग्राम आपका जाएगा। अब इसी को हमने क्या किया लगाया फॉर्मूले के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, यहाँ आपका ये पूरा मास यहाँ आ जाएगा, सैंपल आपका आएगा 0.5 और इंटू 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आपका आया है 56। ये पूरा कर रखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने क्या किया है, दिक्कत थोड़ी ये है एनसीईआरटी के साथ, लिमिटेशन ये है कि उसने काफी कुछ जो है कैलकुलेशन कर दिया है और बच्चों को याद रहती नहीं है। बच्चा सोचता है कि मुझे याद रखना फॉर्मूला, अल्टीमेटली फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यूनिट में से निकाल सकता है अपन। क्या यहां तक बात हो रही है, क्या आपसे हो रहा है क्वेश्चन ये? इसमें एक एनसीईआरटी इधर ये वाला क्वेश्चन जो है जिसमें आया 56%, ये आप दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ये नॉर्मल से क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। अब इसका एक वेरिएशन जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। कई बार क्या होता है, ये जो यूज्ड H2SO4 होता है ना, इसको हम लोग H2SO4 कई बार क्वेश्चन में NaOH भी दिया जाता है। क्या दिया जाएगा NaOH, NaOH दिया जाएगा, हमें निकालना होगा यूज H2SO4। तो सिंपल सी कहानी है, इसका मैं कर दूं N1V1 और इसको कर दूं मैं N2V2, क्या यहां से इक्विवेलेंट निकल सकते हैं मुझे? अरे हाँ है ना। ये आपको टोटल मतलब आपको यूज H2SO4 ना देकर ये और ये दे देगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर यहां से निकल जाएगा, ये जितना होगा उतना ही आपका होगा नाइट्रोजन का, उससे मास निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग लिखो एक बार। लिखें, देखें 0.35 ग्राम 0.35 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड was analyzed by Zeldar method. 0.35 gram of organic compound was analyzed by Zeldar method. Evolved ammonia was absorbed in 100 ml N by 10 H2SO4 100 ml, N by 10 H2SO4 full stop. Unused acid require 30 ml N by 10 NaOH. 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 30 ml
नाउ फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाउ फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। आंसर बताना नहीं, जिन बच्चों को नहीं आता तो करने दीजिए। आंसर क्या आया बताइए। 28% जिसका आ रहा है वो ठीक है, जिसका नहीं आ रहा है तो सुना तुम आपको। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे हैं NaOH भी दे रखा है, ये NaOH केवल इस एसिड के लिए है। तो यहां पर इसके अंदर इसका N1V1 जो है आपका करोगे यहां पर, तो ना N1V1 यहां कर दिया मैंने, N2V2 कर दिया, और यहां पे कर दिया मैंने N1V1 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका ये सब कट कर यहाँ पे कट जाएगा ये, तो ना यहाँ पे आपका आएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा इसमें 3, सब ट्रैक करोगे इसको कितना आ जाएगा, ये 7 आपका आ जाएगा। ये आपका आ गया यूज मिली इक्विवेलेंट आपका आ गया ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के जो मिली इक्विवेलेंट आपका आ गए वो आपका है 7 मिली इक्विवेलेंट। ना यहाँ पर 7 को अगर आप जो है चेंज करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आ जाए इक्विवेलेंट आपका आ जाएंगे ना। फिर इसका मास निकालना है तो 14 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -3 ना, यहाँ पर आ जाए ग्राम आ जाएंगे। अब ये नाइट्रोजन का मास आ चुका है तो हमें निकालना है परसेंटेज, तो यहाँ पर हमने क्या किया 14 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन यहाँ पे आपका आ जाएगा सैंपल का मास कितना गिवन है बच्चों 0.35, और 9 मल्टीप्लाई करें 100 से, क्या 7 से कट जाएगा ये, यहां पे आपका आ जाएगा 28% आपका आंसर आपका आएगा। समझ में आ रहा है क्या, अगेन कोई फॉर्मूला रट्टा मारना है क्या यहाँ पे, सिंपल सी कहानी है। जनरल मेथड में आपको अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज की बात करें तो सिंपल वो H2 होगा देगा इक्विवेलेंट। अब वो क्वेश्चन जो पिछले 4 साल में काफी बार जो है पूछा गया है जेई के अंदर, और आपका फिर आपका है नीट में। इधर जेलार मेथड की अपनी कमियां थी, इधर इधर जेलार मेथड की अपनी कमियां थी, ये उन कंपाउंड पे अप्लाई नहीं हो पाता है जहां से नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्मेट में बाहर नहीं निकलता है। किन कंपाउंड पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, जहां से नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी पूरी इसकी कहानी की जो शुरुआत है ना जेलार मेथड पे, वो अमोनिया पे टिकी हुई है। नाइट्रोजन अमोनिया बनाएगा और अमोनिया को अपन जो क्या करें H2 को साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर अमोनिया निकलेगा ही नहीं तो उस कंडीशन में ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है कि ये तमाम जो है नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड और हेटेरोसिलिक कंपाउंड जिसके पास नाइट्रोजन हो उन पर ये लागू नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पर वो ये जेलर मेथड एप्लीकेबल होगा, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, इंजीनियरिंग पर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा जाए हो जाएगा नहीं ये, क्या ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या यार, हो तुम्हें पता नहीं हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं, रिंग में होना चाहिए नाइट्रोजन, ये गलती करके आते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा, ये वाला आ रखा था और लोग इसको करके आए ना, ये वाला क्यों नहीं होगा, एजो कंपाउंड है ये ना, ये नहीं हो सकता है ना, ये वाला हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया, क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, इसको लिखें। हाँ वो उसके रिएक्शन से निकलेगा, टेंशन क्यों ले रहा है तू,
हाइड्रोजन में क्या होता है, जब डालोगे ना आप इसमें तो N2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? देखो क्या हो गया ये। इधर जेलार मेथड से क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, ठीक है। ये आपका अगेन इधर पीछे सुन लेना, ये क्वेश्चन जो है आएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी जो है आज काफी पॉपुलर है ये। लास्ट जो मेथड बच गया वो है ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड के अंदर भी जो है काफी ज्यादा कैलकुलेशन कर रखी है। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको अप्लाई करिएगा आप लोग। अगेन फॉर्मूला आपको अरेंज करना है। ड्यूमास मेथड, सिंस जेलार मेथड में कुछ कमियां थी, किसी बच्चे ने पूछा सर इसमें क्या होगा। बच्चों इसकी जब इसको जब जेलार मेथड में इसको ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है, क्योंकि हीटिंग करनी पड़ती है। इसी वजह से ये कुछ कंपाउंड में जो है जेलार मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। जेलार मेथड में अपनी कुछ कमियां थी, इसी वजह से एक नया एक मेथड डेवलप किया गया, उसका नाम था ड्यूमास मेथड। ये सारे कंपाउंड पे एप्लीकेबल है। अब ड्यूमास मेथड में क्या करना होता है, इसमें लिया जाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या लिया जाता है? कॉपर ऑक्साइड की वजह से यहां पर जो भी कंपाउंड में होगी नाइट्रोजन, वो N2 के फॉर्म में निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? आपको सुनना पड़ेगा, क्या बोला मैंने। जेलार मेथड में इसमें कैसे निकली नाइट्रोजन, कैसे निकला था? अमोनिया के फॉर्मेट में। यहां पे क्या निकल रहा है? हाँ, N2 के। अब ये उसने करना क्या है कि N2 गैस जो है, अगेन मेरी बात सुनेंगे तो उससे क्वेश्चन के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, खटाखट क्वेश्चन आपके होंगे। अब ये जो N2 जो है आपको पेपर में दिया जाएगा कि एसटीपी पर इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2 ml है। क्या है? V2 ml। क्या बोला मैंने? हाँ, V2 ml है। ठीक, क्या वॉल्यूम दे रखे हो तो क्या हम लोग ml में दे रखा हो, क्या हम मोल निकाल सकते हैं? हाँ, हमें पता है कि 22,400 ml जो है क्या एक मोल के बराबर होता है क्या? ठीक है, तो हमें अगर मोल निकालने हो तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसके अंदर V2 को हमें 22,400 से क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ये आप डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका मोल आपका आ जाएंगे। अच्छा, मोल आ चुके हैं, क्या मैं मास निकाल सकता हूँ? कैसे करेंगे बताओ, कितना होगा मास बताइए, मोलर मास कितना होगा? ये जो निकाला ना आपने, इसका निकाला है, N2 का निकाला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्या 20 ग्राम आ जाएगा? तो ये आपका जो है, देखो ये आपका जो है मास आपका आ चुका है, रखना है फॉर्मूले के अंदर। समझ में आपको आ रहा है? एक मिनट रुके, ये तो क्वेश्चन जो है आप, लेकिन एनसीईआरटी ने एक गड़बड़ कर, एनसीईआरटी ने एक थोड़ी सी यहाँ पर जो है थोड़ा सा पेच फंसाया है। वो ये है कि आपको अगर एसटीपी ना दिया जाए, अच्छा पहली बात तो ये एसटीपी और एनटीपी अपने ऑर्गेनिक में सेम ही चलेंगे। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो दोनों का जो है बस सेम चलेगा यहाँ पर इधर इधर। अगर आपको ये एसटीपी में ना दे, मान लो ये दे दे किसी और टेम्परेचर पर, तो हमें फिर ये V2 निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए लगाएंगे ये फॉर्मूला, ये जो है आपका है गिवन है, क्या है ये? गिवन है। एक बार उसको देखो, एक बार ये गिवन होगा और ये है आपका एसटीपी पर, ठीक है। अब एसटीपी पर V2 हमें निकालना है। P2 हमें पता है कि आपका होता है 760 mm होता है, 760 mm होता है, ठीक है, ये आपका रहता है। और ना यहाँ पर T2 जो होता है वो आपका रहता है यहाँ पर आपका 273 केल्विन। घबराओ मत, क्वेश्चन करके दूंगा मैं भी, आप रुकना है ना यहाँ पर। तो ये आपको ये, अच्छा ये सब माथापड़ी कब करनी है? जब ये एसटीपी पे ना दिया हो। एसटीपी दिया हो तो खटाक से क्वेश्चन आपका आ जाएगा।
ना यहाँ पर अभी गिवन में ये V1 और T1 सब दिया जाएगा। अच्छा, ये P1 में क्या होता है कि कई बार N2 और पानी का प्रेशर दोनों दिया जाएंगे, पानी का प्रेशर और एक्वा स्टेशन दिया जाएगा। तो मुझे अगर बताओ कि प्रेशर अगर N2 का निकालना है मेरे को, तो जाहिर सी बात है P1 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्रेशर में से मुझे एक्वा स्टेशन का सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, तो ना ये हमें करना होगा। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से वीडियो निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, आप इसको कॉपी करें, मैं आपको तरीका सुनाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। ये सब जो है आपको बाद अभी नहीं लिखना है। टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। ड्यूमास मेथड की कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है लंबी दे रखी है एनसीईआरटी ने, लेकिन उसका जो है आपको मैंने मेथड बताया। अभी एक क्वेश्चन करते हैं अपन, तो ये बातें समझ आएगी कि हाँ इसमें हम लोग किस तरह से जो है नाइट्रोजन के परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखें आप लोग इसके अंदर क्वेश्चन लिखें। अरे लिखो लिखो भाई, तुमने लिख लिया? यार ये कहां से लिख के आ रहा है ये? लड़कियों के बैच में तो हुआ ही नहीं है भाई ये। अच्छा, मैसेज आया क्या वहां से? ना बात करते हैं, लिखें आप। इन ड्यूमास मेथड, क्वेश्चन लिखें आप लोग। इन ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन, इन ड्यूमास मेथड, क्वेश्चन एनसीईआरटी का वाला कर रहे हैं अपन यहाँ पर। इन ड्यूमास मेथड of estimation of nitrogen, of estimation of nitrogen, 0.3 gram, 0.3 gram of organic compound, of organic compound give 50 ml of 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin, collected at 300 Kelvin, and 715 mm pressure, and 715 mm pressure, 715 mm pressure. If aqueous tension is 15, now find percentage of nitrogen. क्या यहां पर एसटीपी दे रखा है आपको? नहीं दे रखा है। तो आपको यहां पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम जो है ना, आपको मास निकालना है, मोल निकालना पड़ेगा, लेकिन ये मास जो है, ये वॉल्यूम जो है, ये आपको किसी और टेम्परेचर पे दे रखा है। तो यहां पर आपको ये जो मैंने लिखवाया था, ये था गिवन कंडीशन, ये था गिवन कंडीशन, ठीक है।
नो ये थे एसटीपी, तो यहां पर मैं V2 में निकालना है, ठीक बात। यहां पर P2 कितना था 760, T2 कितना है यहाँ पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन ना। अच्छा बताइए T1 कितना गिवन है आपको यहाँ पर 300 डिग्री 300 केल्विन पर। V2 कितना गिवन है आपको है 50। अच्छा P1 कितना है बताओ। यहां पर आपको बच्चों ये प्रेशर जो दे रखा है वो 715 दे रखा है, 715 दे रखा है। और यहां पर लेकिन इस ये प्रेशर जो है पानी का और नाइट्रोजन दोनों का शामिल है, तो उसने एक्वस टेंशन बोल दिया वो है 15। तो ना यहाँ पे आपका आ जाएगा, आपका है 700 आप आ जाएगा। क्या यहाँ तक ठीक है? इससे आपका वेट समझ आपको आ जाएगा, बाकी कहानी आप करो चलो। अरेंज करना है फॉर्मूला और क्या। बायो फास्ट ट्रैक बुक जिस स्टूडेंट ने नहीं ली है वो ग्राउंड फ्लोर बुक स्टोर से जाके ले सकता है। नहीं चाहिए क्या हो चुका है जेलर में। हाँ ठीक है। आज की हम लोग ऑलमोस्ट जो है फाइनल बात कर रहे थे, जो घर से जो है करके लेके आना। इधर देखो आप लोग, यहां पर मैंने यहां पर ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन वो कर लिए अपन ने। क्या कर लिए? सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्या किसी में फॉर्मूला रट्टा मारना है क्या? सिंपल तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। यहां पर जो इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। इधर अब यहां पर हमें क्वांटिटी पता नहीं करनी होती है, हमें जो है क्वालिटी पता करनी होती है। क्वालिटी का मतलब होता है यहां पे हमें पता करना होता है कि ये एलिमेंट है या नहीं है, उसके केमिकल टेस्ट हैं। तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के लिए और नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन फास्फोरस के लिए दोनों के लिए मेथड अलग अलग है ना। यहां पर नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन फास्फोरस के लिए एक मेथड है, उसका नाम होता है इसके अंदर लेसाने टेस्ट। लेसाने टेस्ट लस्सी नहीं है मूर्ख। ओहो, एक से बढ़कर एक है भाई। इधर अब इसमें ये जो मैं बता रहा हूं,
फिर इसकी जो थ्योरी बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या क्या आता है उसकी बात भी करते हैं, और कल आते ही जो इस पे पूछूंगा मैं प्रश्न। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये एलिमेंट का टेस्ट है। क्या है ये? एलिमेंट का टेस्ट है। और अभी तक जो अपन ने किया उसमें अपन ने क्या किया, वहां निकाली क्वांटिटी। क्या निकाली? क्वांटिटी। ये जो केमिकल टेस्ट है ये पीओसी का पार्ट भी है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इधर इसमें अभी जो पढ़ा उससे जो है 3 प्रश्न जो है पिछले 10 सालों 20 सालों में काफी बने हैं। पहला है कैरियस मेथड, दूसरा है जेलार मेथड, और तीसरा है जेलार मेथड किन कंपाउंड में एप्लीकेबल नहीं है। 3 से लगातार प्रश्न बने ना। अब बाई चांस कहीं से बन जाए, क्या अपन यहां से पर्सनल कार्बन नहीं पता कर सकते? क्या पर्सनल फॉस्फोरस पता नहीं कर सकते? आराम पता कर सकते हैं। अरे हाँ या ना? क्या फॉर्मूला रट्टा मारने का यार? नहीं। अब यहां पर बात करते हैं क्वालिटेटिव के अंदर, तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के लिए हम उस कंपाउंड डालते हैं कॉपर, मतलब किसी कंपाउंड। इधर देखो आप सभी लोग, मान लो यहां पर एक कंपाउंड है आपका, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमें कोई कंपाउंड दे रखा है। हमें पता करना है कि यहाँ पे कार्बन है या नहीं है। तो आपने डाला ऊपर से कॉपर ऑक्साइड। क्या डाला आपने? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में यहां पर जो है इसके अंदर ऑक्सीजन होगा, तो अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? CO2। CO2 निकलेगा, इसको अपन चूने के पानी में पास ऑन करेंगे। चूने का पानी क्या होता है बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे CO2 जाएगी तो वो पानी जो होगा, वो जो चूने का पानी होगा मिल्की हो जाएगा। मिल्की किस वजह से होगा? बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? बोलो ने? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ना जाहिर सी बात है हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे होगा कार्बन। क्या यहाँ तो बात क्लियर हो रही है? ये बातें जो है लिखी है भाई पीछे, वो मिल्की हो रहा है तो खोना नहीं है। हाँ मुझे पता है, कई लोग गोटे घूम रहे हैं यहाँ पर। वाह, बहुत ही बढ़िया मेरे शेरों। ना तो एक और चीज, अगर आप चूने के पानी में CO2 को बहुत लंबे समय तक पास ऑन करेंगे तो अगेन वो कलरलेस हो जाता है। क्योंकि वहां पर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। भाई पीछे खरगोश, हाँ, दुल्हन की तरह सजे हुए बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक मिनट, CO2 किसी जगह CO2 बनी है, कैसे पता करोगे बताओ? चूने के पानी में इसको जो है अपन पास ऑन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, वो हो जाएगा मिल्की। लंबे समय तक पास ऑन करेंगे तो वो आपका मिल्कीनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि बन जाते हैं बाइकार्बोनेट। ना एस ब्लॉक के अंदर, वैसे एस ब्लॉक से हट गया ना अब तक, कार्बोनेट जो होते हैं वो पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। तो आपका एस ब्लॉक का फंडा है, बता दिया यहाँ पर। अगर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होगा अगेन ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से लेगा ऑक्सीजन, और नाउ ये बनाएगा आपका ये है वाटर। अगेन अगर वाटर बना है तो हाइड्रोजन है। कैसे चेक करेंगे? इसमें डालेंगे हम लोग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या डालेंगे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पानी के साथ रिएक्शन करेगा, उसका कलर आएगा ब्लू कलर, बोलते हैं ब्लू विट्रियल बोलते हैं उसको आप लोग। तो यहाँ पर इन दोनों का मैंने वही बातें बोली जो लिखी है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम पता करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, अब इन चारों को पता करने, इधर देखो, इन चारों को पता करने के लिए एक मेथड, उसका नाम है लेसाने टेस्ट। क्या बोलते हैं? अब होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन है, सल्फर आपका हेलोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा जो है कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पे है ब्रोमीन। अब हमें ये कंपाउंड दे रखा है और हमें ये पूछ रहा है कि आप ब्रोमीन का टेस्ट करो, लेकिन ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड जो है कोवलेंट है। अरे है ना? तो हमें इस कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक बनाने के लिए इसकी रिएक्शन करवा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम से। किससे रिएक्शन करवाते हैं? सोडियम की वजह से यहां पर बनेगा NaBr। क्या बन जाएगा? क्या ये आयनिक बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड से ब्रोमीन का आराम से केमिकल टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। इसका भी केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है। तो लेसाने टेस्ट का पर्पस ये होता है कि कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक में चेंज करना, ताकि केमिकल टेस्ट आसानी से हम लोग तय कर पाए। समझ में आ रहा है? इसका क्या ऑब्जेक्ट है?
क्या उद्देश्य क्या है इसका बनाने का? कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक में चेंज करना। ठीक है, जैसे कैसे कि यहां पे अगर सपोज नाइट्रोजन है तो ये बनेगा NaCN। क्या आयनिक बॉन्ड है? कैसे पता चला? एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर यहाँ सल्फर होगा तो बनेगा Na2S। अगर यहाँ पे है, अगर ये अच्छा यहाँ पे सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है तो ना यहाँ बनेगा NaSCN बनेगा ना। यहाँ हेलोजन है बनेगा NaX बनेगा। फॉस्फोरस होगा बनेगा आपका सोडियम फॉस्फेट बनेगा। तो इन सब से जो है इनका केमिकल सभी बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पर जो सोडियम के साथ अपन ने रिएक्शन करवाई तो उसका नाम होता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्या नाम होता है? पहला प्रश्न ये क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको ये सब एलिमेंट दिए जाएंगे कि किसका केमिकल टेस्ट, किसका एस्टिमेशन, किसका हम लोग क्वालिटी एनालिसिस लेसन टेस्ट से कर सकते हैं। क्या कार्बन हाइड्रोजन कर सकते हैं? सो कार्बन हाइड्रोजन का नहीं कर सकते हैं, हेलोजन का कर सकते हैं। क्या यहां तक बाकी हो रही है? अब जब हमें ये पता समझ में आ चुका है कि इसका ये सब कंपाउंड बनते हैं, अब यहां पर फेमस जो है NaCN की रिएक्शन करवाई गई है FeSO के साथ। किसके साथ? तो उसका कलर आपका आया है, वो आया प्रूशियन ब्लू। क्या आया? रशियन ब्लू नहीं है, प्रूशियन ब्लू है दोस्त। ओह ओ भाई, इधर प्रूशियन ब्लू जो कलर का केमिकल कंपोजिशन पूछा गया ये होता है, ये लिखा है एनसीईआरटी ने। इसका नाम फेरी फेरोसाइनाइड है या फेरोफेरीसाइनाइड है? ये इनऑर्गेनिक बताया जाता आपको। अरे है ना, तो ये आपका दिया गया इसके अंदर। इधर अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये अगर ये कंपाउंड है, अगर आपने यहाँ पर लेड एसिडेट यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर लिक्विड डाला है तो यहाँ पे आपका आएगा ब्लैक पीपीटी। वो आपका आएगा बिकॉज ऑफ आपका लेड सल्फेट की वजह से, लेड सल्फेट की वजह से। क्या सोल्ट एनालिसिस है आपके? क्या सोल्ट एनालिसिस है क्या? ये आपका आएंगे इसके अंदर, कलर आपका आएगा इधर। तो यहाँ पर इन सब के जो है डायग्राम जो है इधर, यहाँ पर आपको जो लेसन टेस्ट में जो ये कंपाउंड बनते हैं उसे केमिकल जो है टेस्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर AgNO3 का टेस्ट हम लगाते हैं तो यहाँ पर AgX का बनेगा पीपीटी, ये बनेगा। अगर यहाँ Cl होता तो कलर क्या आता? यहां होता Cl तो यहाँ आएगा व्हाइट पीपीटी। यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन होंगे तो यहाँ पे आएगा येलो पीपीटी। तो उससे हमें पता चलता है। फ्लोरीन को चेक नहीं कर सकते। लिखो यहां पर बच्चे मजे ले रहे हैं लगता है। गोलाकार पहुंचो। कल का होमवर्क ये है कि ये प्रूशियन ब्लू, ब्लैक पीपीटी, वॉयलेट कलर किसकी वजह से आपका, जिसे आपका ये ब्लड रेड पीपीटी का पूछा गया कि ब्लड रेड कलर किसकी वजह से आया है, तो वो इसका केमिकल, जैसे मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला इधर बी सीरियस कि यहाँ पर ये जो कलर आया है ना वो किस केमिकल की वजह से आया वो लिखना है स्ट्रक्चर। क्या बात की हो रही है? होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या बताइए? ये जो कलर जो आया है ये किसकी वजह से आया ये करना है। क्या यहाँ तक बात की? एक 1 2 3 4 यहाँ तो ठीक है, 4 या 5, ये 5 कलर जो आपके आए हैं ये किसकी वजह से आए ये पता करना है। कितने क्वेश्चन हो गए? 5।
अब इसमें दो बातें जो है एंसर ने लिखी है, और ये बच्चे जो नहीं वो पढ़ते नहीं है या फिर इग्नोर मारते हैं, जिस प्रश्न आप क्या है इधर। पहली चीज कि अगर ब्लड रेड कलर कभी आता है तो वो इस बात को शो करता है कि यहां पर सल्फर भी है और नाइट्रोजन, दोनों है। ये था आपका कलर नाइट्रोजन के लिए, ये था आपका सल्फर के लिए। ब्लड रेड कलर आना किस बात को शो करता है? हाँ, सल्फर नाइट्रोजन है इधर इधर। तो कई बार क्या होता है कि सल्फर नाइट्रोजन दोनों के टेस्ट आपके आ रहे होते हैं और हमें अलग अलग चेक करना है उसको। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे मिक्सचर को सोडियम के साथ ज्यादा लंबे समय तक एक्सेस में रिएक्शन करते हैं। मतलब इस कंपाउंड को सोडियम के एक्सेस के साथ लंबे समय तक रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो सोल्ट बनेगा वो टूट जाएगा, ये बनेगा टूट में Na2S और ये आपका NaCN बनाएगा। तो सोडियम के एक्सेस के साथ रिएक्शन करने पर ये सोल्ट ब्रेक हो जाता है। उन दोनों को हम लोग अलग अलग टेस्ट भी कर सकते हैं, ये पहली चीज। दूसरी खास चीज कि ये हेलोजन का जो टेस्ट है, इससे पहले हम AgN तो नहीं डालते हैं, पहले डालते हैं HNO3। HNO3 से डालने से ये फायदा होता है कि अगर मॉलिक्यूल में अगर ये CN और सल्फाइड हो तो ये डिकम्पोज हो जाए, तो उससे इसका टेस्ट जो है आराम से आ जाएगा। जैसे आपने कहा अभी यहाँ पर अगर मान लो हेलोजन होता तो कलर क्या आता? अगर यहाँ होता क्लोरीन तो कलर क्या आता? व्हाइट पीपीडी आता। अगर यहाँ पे होता ब्रोमीन तो ये आपका व्हाइट और येलो पीपीडी आते हैं। लेकिन अगर ऊपर नाइट्रोजन और सल्फर भी साथ में प्रेजेंट है तो उनके जो है काफी इंटेंस कलर क्रिएट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन पहले कराई जाती है HNO3 के साथ में, ताकि अगर ये कुछ हो तो डिकम्पोज हो जाए। दो बातें बता दी जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला, इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोडियम एक्सेस रिएक्शन करवानी चाहिए ना। इसके लिए हमें पहले यूज करते हैं HNO3। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इसके साथ में अगर ये दोनों हो तो वो डिकम्पोज हो जाए। समझ में आपको आ रहा है? आज के लेक्चर में हम लोगों ने, कल के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी। 11th के अंदर। बस हो गया और क्या।